नमस्कार। दीक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज 8 नंबर का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले 7 टेस्ट सीरीज हो चुका है, ठीक है। आज पार्ट 2 76 से लेकर 150 क्वेश्चन तक कराने जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज इसमें है, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा संसद के साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है। वो है आपका सी, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान, ठीक है। क्योंकि संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान को विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, न कि साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की 3 पद्धतियां हैं, कौन कौन से। पहला आपका साधारण बहुमत, ठीक है। दूसरा आपका है विशेष बहुमत और तीसरा आपका है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन, ठीक है, अनुसमर्थन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान संशोधन अधिनियम 368 के अंतर्गत प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। संसद द्वारा प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं जिससे संविधान के आधारभूत ढांचे की क्षति पहुंचती है। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना संविधान का आधारभूत ढांचा परिलक्षित करता है। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही है, इसमें से दोनों सही नहीं है, ठीक है। इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। क्योंकि उपयुक्त दोनों में से ही कथन सत्य हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, इसमें से न तो फर्स्ट न तो सेकेंड। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। केशवानंद भारती ब्रांड स्टेट ऑफ केरल 1973 के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इससे मूल भाग में नहीं, ठीक है, इसलिए गलत। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछे कौन सा कथन इसमें से सही है, ठीक है। वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है। दूसरा है 103वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) सम्मिलित किए गए हैं। इसमें दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को प्रवेश और नौकरियों में अनारक्षित वर्ग के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को कितना परसेंट 10% आरक्षण को बरकरार रखा है और कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता है, ठीक है। संविधान का खंड 15(6) राज्य को खंड 4 और खंड 5 में उल्लेखित लोगों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 30(1) में संदर्भित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान सम्मिलित नहीं है, ठीक है। और अनुच्छेद 16(6) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह खंड 4 में उल्लेखित वर्गों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों का आरक्षण का कोई प्रावधान करे, ठीक है। यहाँ आरक्षण की अधिकतम सीमा कितना है, तो 10% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। एक साइड आपका वित्त आयोग, दूसरे साइड आपका अध्यक्ष है, ठीक है। तो 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी पंत गलत है, केसी पंत नहीं थे। तो 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो रंगराजन थे, ठीक है। कौन, रंगराजन।
ठीक है, रंगराजन। और 13वां तो डॉक्टर BAL केलकर, सही है। 14वां आपके थे डॉक्टर YV रेड्डी। 15वां इनके सिंह। ठीक है, जिनका कार्यकाल कितना, रंगराजन का कार्यकाल कितना दिन तक था, तो 2005 से 10 के बीच था। ठीक है, 10वें वित्त आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध से निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। ठीक है, पूछ रहा, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश होता है? नहीं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष तथा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो का होता है। तीसरा आपका यह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है। इसमें पूछा कौन सा कथन, तो तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है। ठीक है, स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है, तो है आपके उपाध्यक्ष को। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 94 ख में के अंतर्गत जब लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर त्यागपत्र देता है तो उसे अपने त्यागपत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपना होता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किसी सदस्य में से चुना जाता है। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप मत बराबर होने की दिशा में निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है, तो है आपके स्पीकर को। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 100 के 1 में। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करता है जब किसी विशेष के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वोट ऑन अकाउंट का संबंध किससे है, तो वो है आपके सरकार के बजट में व्यय से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट एक विशेष प्रावधान है जिसके द्वारा सरकार नई सरकार के गठन तक व्यय करने के लिए पर्याप्त धनराशि के लिए संसद की स्वीकृति प्राप्त करती है। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट मतलब लेखानुदान में केवल सरकार का खर्च शामिल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान पारित किया है, तो वो है आपकी उड़ीसा सरकार। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। भारत के नई राज्यों में लोकायुक्त कार्यकाल स्थापित किए जा चुके हैं। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना संविधान विधान पारित किया था, लेकिन 1983 में तक यह अपने अस्तित्व में नहीं आई थी। फिर अंतर महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यकाल की स्थापना कब हुआ था, तो महाराष्ट्र में इसमें हुआ था 1971 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो सही है। महाधिवक्ता में हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, भी सही है। महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये गलत है। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में वर्णन किया गया है, तो ये भी सही है। इसमें जो सी ऑप्शन है गलत है, क्योंकि संविधान के द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें जो 5 साल दिया है इसमें कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है इनका महाधिवक्ता का, और इसके अतिरिक्त संविधान उसे हटाने की भी व्यवस्था का वर्णन नहीं किया गया है। यह अपने पद पर राज्यपाल के प्रशांत पद बना रहता है, अर्थात उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, या वह अपना त्यागपत्र देकर भी कार्य मुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभान्वित होने के पात्र हैं, तो वह हैं आपके
किसी भी ग्रामीण घरों के व्यापक सदस्य। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि मनरेगा अधिनियम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2005 में, कब 2005 में पारित किया गया था और 2006 में शुरू किया गया था। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो अकुशल श्रम करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण घर के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरकार ने नीति आयोग का गठन कब किया था? 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है, पहले ये योजना आयोग था। ठीक है, योजना, अब इसको नीति आयोग कर दिया है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। ठीक है, और वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? परमेश्वरन अय्यर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो वह आपके प्रधानमंत्री पीएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के अंशकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह आपके 2, अधिकतम 2 होगा। ठीक है, क्योंकि नीति आयोग की संरचना में 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 पदेन सदस्य भी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, दबाव समूह से क्या आशय है? तो वह आपके सार्वभौमिक चरित्र के संगठन, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्योंकि दबाव समूह लोगों का एक समूह है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और बचाव करने के लिए सक्रिय रूप से गठित होते हैं। ये सरकार पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीति में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, अतः ये सार्वभौमिक चरित्र के संगठन है। ठीक है, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दलों का गठन किस क्रम में हुआ है? ठीक है, तो जो इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका हुआ था 28 दिसंबर 1985 को। ठीक है, कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के हुआ था, मुस्लिम लीग की जो हुआ था आपका, मुस्लिम लीग का 1906 में हुआ था। ठीक है, क्योंकि हिंदू महासभा को हुआ था 1915 में। अब कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1925 में। ठीक है, इसके हिसाब से कौन सा आंसर होगा? तो सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रेरणा किसे माना जाता है? वो है आपके के.एम. मुंशी। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि सामुदायिक विकास ऐसी योजना है जिसमें जन सहभागिता के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचाई पर उठाने का प्रयत्न किया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 1957 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1992 को और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 2 अक्टूबर 1953 के कामकाज की जांच करने के लिए किया गया था। ठीक है, और समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की बात कही गई। ठीक है, जिससे अंततः पंचायती राज के रूप में भी जाना जाना लगा है। अगला क्वेश्चन आपका, 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई है। यह आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये आपके राज्यपाल द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि 73वें संविधान के अनुच्छेद 243 आई में के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है।
जबकि केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 80 में, आर्टिकल 80 में के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ की जाती है, वो है आपके ए, केवल केंद्र द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए सही। केवल केंद्र द्वारा संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन का विधेयक पेश किया जा सकता है। यह विधेयक राज्यों की विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। इस विधेयक के या को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, न ही वह वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल से संविधान सभा को विघटित करने की बात निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में कहता है, तो है आपके सी, जब उसकी मंत्रिपरिषद विधायिका में पूर्ण बहुमत खो देता है। ठीक है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 174 में 174(2)(b) में राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की अनुमति देता है। मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद और राज्य विधानमंडल के बीच संघर्ष उत्पन्न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये भारत के 15वें राष्ट्रपति है, तो सही है। ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जनजाति समुदाय से संबंधित प्रथम व्यक्ति थे, ये भी सही है। ये 2015 से 21 के मध्य झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी है, ये भी सही है। ये देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है, ये भी सही है। इसके हिसाब से ऑप्शन जो होगा डी होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार पीसीएस में जरूर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा इसको ध्यान दें। द्रौपदी मुर्मू की जो जन्म कहाँ हुआ था, तो इनकी जन्म उड़ीसा में भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। ये भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति भी हैं। ये राष्ट्रपति पद संभालने वाली उड़ीसा की द्विपदी व्यक्ति हैं। यह झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, साथ ही 2000 से 2004 के बीच उड़ीसा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में भी काम कर चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोवा और दमन और दीव को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा शामिल किया गया था? ये थे आपके बी, 12वां संविधान संशोधन 1962 में। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 ने गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के हस्तांतरण की वैकल्पिक योजना के लिए संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन प्रदान किया गया है? तो वह आपके बी, 80वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 80वां संविधान संशोधन अधिनियम कब? 2000 में। ठीक है, ये केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के हस्तांतरण की वैकल्पिक योजना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोगों का गठन किया गया है? तो यह आपके विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि 1998 के विद्युत नियामक आयोग अधिनियम ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और राज्य विद्युत नियामक आयोगों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दादर और नगर हवेली दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय बिल 2019 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाए गए हैं? तो है आपके अनुच्छेद 240(1) में। ठीक है, राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है, जिसमें दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव शामिल है। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है एवं इसकी राजधानी दमन को बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख किस तिथि को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में
अस्तित्व में आए थे, तो वो थे आपके सी 31 अक्टूबर 2019, क्योंकि संसद द्वारा आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जों को निरस्त करके जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे साइड लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासक। ठीक है, इसमें मैचिंग करने के लिए कह रहा है। जैसे आपका चंडीगढ़ जो है आपका, ठीक है, चंडीगढ़, इसे दादर और नगर हवेली और दमन दीव, तो यहाँ के प्रशासक कौन है? दादर और नगर हवेली तो प्रफुल्ल पटेल प्रशासक है यहाँ के। ठीक है, कौन? प्रफुल्ल पटेल। उसके बाद लद्दाख जो है, लद्दाख कौन है? तो राधा कृष्णन। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के कौन है? तो ये है मनोज सिन्हा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के। और चंडीगढ़ के बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा इसको। इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो आपका है डी। ठीक है, डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? राजनीतिक मामलों की समिति, या संसदीय मामलों की समिति, या आर्थिक मामलों की समिति, या नियुक्ति समिति? इसमें पूछ रहा कौन सा प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो पहला राजनीतिक मामलों की समिति तो करते हैं, संसदीय मामलों की समिति नहीं करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आर्थिक मामलों की समिति ये भी करते हैं, नियुक्तियां समिति ये भी करते हैं। ठीक है, भारत की संसद की निम्नलिखित समितियों को अध्यक्षता प्रधानमंत्री का, जिसे राजनीतिक आर्थिक नियुक्ति करते हैं, जबकि इस समितियों का संख्या, नामकरण और संरचना समय समय पर बदलती रहती है। ठीक है, इसके हिसाब से सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या संविधान की मूल संरचना में शामिल नहीं है? कौन सा इसमें शामिल नहीं है मूल संरचना में? तो राज्यों की सीमाओं और परिवर्तन, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संविधान के मूल संरचना में शामिल नहीं है। इसे साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। आर्टिकल 3 में कहा गया कि अनुसार संसद द्वारा राज्यों की सीमाओं नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, साथ ही नए राज्य शामिल भी किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की विशेषताओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक है आपका ये राज्यों की राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात कही गई है। आर्टिकल कितने में? 80 में। राज्यसभा में राज्यों में चुने गए सांसदों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर आधारित होती है। राज्यसभा के सांसदों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा न होकर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर राज्यसभा के सांसदों की सीट भी ज्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66, 61, 71, 75। इसमें जो है आपके 61 है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय के बारे में वर्णन है। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय है। मूल रूप से राज्य सूची में 66 विषय थे, जिसमें से 5 को 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो वह आपके आर्टिकल 267 यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, भारत में आकस्मिकता निधि की स्थापना जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल कितना 267 में 1 में, ठीक है, तहत की गई है। आकस्मिकता निधि आपात स्थिति या आर्थिक संकटों के लिए निधि है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का 101
संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आपकी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से, ठीक है, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम कितना 2016, ठीक है, में लाया गया था। जीएसटी बिल को पहली बार 2014 में 122वें संविधान संशोधन बिल के रूप में पेश किया गया था। गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स जीएसटी के पूरे भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 102वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। दूसरा है, अनुच्छेद 132 केंद्र, राज्य तथा अंतर्राज्यीय विवाद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो पहला जो आपका है सत्य है, ठीक है, ए। दूसरा गलत है, क्योंकि जबकि अनुच्छेद जो है 132 संवैधानिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है, ठीक है, क्षेत्रीय न्यायालय नहीं, अपीली क्षेत्रीय अधिकार न्याय करता है। केंद्र, राज्य तथा अंतर्राज्यीय विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में अनुच्छेद कितने में बात की गई? तो 131 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से वह कौन सी परिस्थिति है जिसके आधार पर किसी विधायी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो है आपके डी, उपयुक्त सभी। जब अधिनियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सही है। यह उस प्राधिकारी की क्षमता या सक्षमता से बाहर का है जिसने इसे बनाया था। यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। यह भारत के 1928 में आया था प्रावधान। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से कौन से शामिल किया गया था? ये भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। सर जॉन साइमन अधिनियम नियुक्त साइमन आयोग की सिफारिशों की कुछ परिवर्तनों के साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। साइमन कमीशन की अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे संसद के विशेष बहुमत से और राज्यों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है? तो वह है आपके राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका। ऑप्शन ए सही है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव उसका तरीका राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित है, अतः इसे संसद के विशेष बहुमत से तथा आधे राज्यों की विधानसभा की सहमति से ही संशोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? वो है आपके बी, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 तक के प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अधिनियम में भारत के संविधान में अनुसूची 11 को भी जोड़ा गया है। अनुसूचित 11 पंचायतों की शक्तियां, जिम्मेदारियां और अधिकारों को निर्दिष्ट करते हैं। इसमें 29 मामले शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के संदर्भ को हटाने और निलंबन करने का प्रावधान है? तो है आपके सी, आर्टिकल 317। भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबन करने का प्रावधान है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323, कितना 315 से 323 तक यूपीएससी के संबंध में विस्तृत प्रावधान है, ठीक है। ये यूपी पीछे में अगली बार भी क्वेश्चन पूछ चुका था। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के अटॉर्नी जनरल अपना इस्तीफा का सबसे सौंपता
किसे सौंपता है? भारत के अटॉर्नी जनरल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो ये आपके राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि भारत का अटॉर्नी जनरल भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप कर अपना पद छोड़ सकता है। परंपरागत रूप से वह अपना इस्तीफा तब देता है जब सरकार या मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा दे देती है या फिर सरकार बदल जाती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही भारत की अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? तो वह आपके बी, चुनाव सुधार से। ऑप्शन बी है। ठीक है, तारकुंडे समिति का गठन कब हुआ था? तो 1974 में। स्वतंत्र संस्था सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से जयप्रकाश नारायण ने किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1975 में सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकपाल स्वतः संज्ञान लेकर किसी लोक सेवा के बारे में स्वतः कार्यवाही कर सकता है। दूसरा आपका, संस्था ईमानदार लोक सेवकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? न तो फर्स्ट न तो सेकेंड। ऑप्शन डी, क्योंकि लोकसभा या लोकपाल संस्था की यह कमी है कि लोक सेवक के खिलाफ स्वतंत्र कार्यवाही नहीं कर सकता है। संस्था ईमानदार लोक सेवकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति हरित अधिकरण एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? 2010 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, ह्यूसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल निम्नलिखित में से किस वर्ष कानून बना था? तो वो थे आपके 2014 में। ठीक है, ह्यूराल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल 2014 में किसी भी जनता के खिलाफ भ्रष्टाचार या शक्ति या विवेक के दुरुपयोग के आरोपों के प्रकटीकरण से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 2004 में नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषाएं को बनाने का फैसला लिया है। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल चुका है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो वह आपके सी, मतलब दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मार्च 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था और 2022 में जारी परिसीमन रिपोर्ट में 7 और सीटें जोड़ी गई हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा सीटों की संख्या 90 हो गई है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? इसमें तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? वो है आपके 69वां संविधान संशोधन 59। ठीक है, क्योंकि 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 1992 में दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया था तथा विधानसभा की क्षमता कितना 70 सदस्यीय निर्धारित की गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वह कार्मिक मंत्रालय। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है,
निम्नलिखित में से कौन इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करता है? तो वह आपके केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ था? लियोन, कहाँ? फ्रांस में, लियोन में इनका मुख्यालय है। लियोन कहाँ पर है? तो फ्रांस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? तो वह आपके प्रधानमंत्री की नहीं, मंत्रिपरिषद की नहीं, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, इनमें से कोई नहीं, यही होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसी भी सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात कार्य करता है। अतः राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? वो है आपके राज्यसभा। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 312 में यदि राज्यसभा के सदस्य चाहे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापना कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों का उनके गठन के वर्ष के आधार पर सही क्रम बताइए। तो पहले इसमें जो हुआ था आपका नागालैंड, कब हुआ था? तो 1963 में। ठीक है, उसके बाद मणिपुर का जो हुआ था 1972 में, और सिक्किम का 1975 में, अब मिजोरम का 1987 में। ठीक है, और उत्तराखंड का 2000 में। इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, NII के संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो NRI लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में वोट डाल सकता है, इसके हिसाब से डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि NRI या अनिवासी भारतीय लोकसभा और राज्यसभा दोनों चुनाव में वोट डाल सकते हैं। NRI के लिए मतदान का अधिकार केवल 2011 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन के माध्यम से पेश किया गया है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? वो है आपके ए, उसी प्रक्रिया से जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर या तो साबित कदाचार क्षमता के आधार पर कै को उसके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जज को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य की संख्या क्रमशः कितना है? तो है आपके 31 और 100। ऑप्शन ए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यूपी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है? 100 है। वहीं आपका जबकि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 80 है लोकसभा की, और विधान सभा की संख्या कितना है? तो वह है आपका 403। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों क्रमशः है। वो आपके 84 से 2। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि 403 विधान क्षेत्रों में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 7वें चरण में कितनी सीटों के लिए मतदान हुए हैं? वो है आपके डी, 54 सीटें। ठीक है, क्योंकि 7वें चरण के चुनाव 7 मार्च 2022 को 9 जिलों में आयोजित की गई है। इसमें कुल 54 सीटें के लिए मतदान कराए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जिसमें 2 चरणों में 2022 की विधानसभा चुनाव हुए थे,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुए थे आपके रायबरेली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा चुनाव में कितनी महिला विधायक चुनी गई हैं? तो है आपके 47। कुल 47 महिला विधायक ने 2022 में चुनाव जीता है, जो आज़ादी के बाद अब तक की सबसे ज़्यादा महिला विधायक की संख्या को दर्शाता है। 17वीं लोकसभा में 44 महिला विधायक थी। कुल महिला विधायक दल के अनुसार भाजपा में कितना, 77, और सपा में 14। उसके बाद कांग्रेस में 1, अपना दल सोनेलाल वाले में 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, 18वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक निम्नलिखित में से कौन हैं? वो है आपके राहुल राजपूत और अंकित भारती। इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही है। ठीक है, राहुल राजपूत सपा के विधायक, उम्र 25 वर्ष, हरचंद्रपुर रायबरेली से हैं। अंकित भारती सपा विधायक, उम्र 25 वर्ष, सैदपुर गाजीपुर से विधायक चुने गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, विधान परिषद में विरोधी दल का नेता किसे चुना गया है? वो है आपके डॉक्टर संजय लाठर को। ठीक है, ये सपा के विधायक भी हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रहे हैं? वो हैं आपके श्री शिव प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन सी सही है। श्री शिव प्रसाद गुप्ता कभी भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ये विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई है? तो ये हुए आपके सी, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीकरण के सिद्धांत के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में लाया गया है। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई है। दूसरा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंचायती विधि संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ था आपका 23 अप्रैल 1994 में। उत्तर प्रदेश में अधिसूचना के द्वारा प्रदेश में पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1994 में की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो है आपके श्री मनोज कुमार। ऑप्शन बी सही है। वर्तमान में श्री मनोज कुमार उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, तो सही है। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य वित्त आयोग 1992 में गठित किए थे, तो गलत है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में किया गया था। कब? 1994, 92 में नहीं। ठीक है, और 5वां उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन 2015 में हुआ था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को किया गया था। राज्य के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त न्यायमूर्ति MN खान थे। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है? इसके हिसाब से दोनों। ठीक है,
क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त भावेश कुमार सिंह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया था, तो सही है। न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल मार्च 2012 में संशोधित करके 6 वर्ष कर दिया गया, जबकि पहले 5 वर्ष था, ये गलत है आपका। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसे मार्च 2012 में संशोधित करके कितने वर्ष कर दिया था, तो 5 वर्ष नहीं 8 वर्ष कर दिए। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एक सदस्य का कार्यकाल कितना है, तो वही आपके 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्योंकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 2019 में हुए संशोधन के पश्चात अब राज्य मानवाधिकार आयोग और सदस्यों के कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तथा उसे पुनर्नियुक्त के लिए पात्र भी होते हैं। वर्तमान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है, तो है आपके मीना कुमारी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। विमला बाथम इनसे पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष थी। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, एक साइड आपको लोकसभा दल, दूसरे साइड 2019 के चुनाव में जीती गई सीटें कितना है। ठीक है, एक 146, जिसे भारतीय जनता पार्टी कितना था, तो 1962, अरे 62 सीट। वहीं समाजवादी पार्टी जो थी आपकी 5, अपना दल सोनेलाल वाली कितना सीट थी, तो वह थी आपकी 2, बहुजन समाजवादी पार्टी 10। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर जो होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश NRI दिवस कब मनाया गया है, तो ये आपके 4 से 5 जनवरी 2016। राज्य सरकार द्वारा इसे प्रतिवर्ष जनवरी माह में मनाने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं, तो होते हैं आपके मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद की स्थापना कब हुआ था, तो फरवरी 1973 में की गई थी, जिसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान लखनऊ की स्थापना वर्ष 1976 से 77 में की गई थी। वर्ष 1947 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन अनुदान योजना राज्य में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, तो वो थे आपके 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने संयुक्त प्रांत नाम परिवर्तन आदेश 1950 पारित किया था। इसके अंतर्गत संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करना था और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं, तो है आपके श्री वीरेंद्र स्वरूप। ऑप्शन डी, क्योंकि श्री वीरेंद्र स्वरूप विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं, ये कभी भी प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में टेस्ट नंबर 9 का कराने जाएंगे।
तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपका सुझाव तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।